CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। पृष्ठ 129 अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल 6.1 परिमाप। क्या आपको याद है कि एक समवृत्त यानी बंद समतल आकृति का परिमाप क्या होता है? आइए हम आपकी समझ को ताज़ा करें। किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ साथ तय की गई वो दूरी है जब आप उसके चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं। एक बहुभुज अर्थात रेखाखंडों से बनी एक बंद समतल आकृति के लिए परिमाप इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे इसकी बाहरी सीमा के साथ साथ कुल दूरी। बहुभुज का परिमाप बराबर उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। आइए अब हम आयत, वर्ग और त्रिभुज के परिमाप के सूत्रों को दोहराते हैं। आयत का परिमाप। एक आयत ABCD पर विचार कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप बराबर आयत की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, यानी AB जमा BC जमा CD जमा DA। यहाँ ABCD आयत को एक आकृति के रूप में बताया गया है। पृष्ठ 130 बराबर AB जमा BC जमा AB जमा BC बराबर 2 गुणा AB जमा 2 गुणा BC बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में AB जमा BC बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 12 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 20 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर। याद रखिए, आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा एक समान होती हैं, अतः AB बराबर CD और AD बराबर BC। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि आयत का परिमाप बराबर लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई। आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है। वर्ग का परिमाप। देवोजीत 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर एक रंगीन टेप लगाना चाहता है, जैसा कि आकृति में बताया गया है। दाहिनी ओर ये आकृति दी गई है। उसे कितनी लंबी रंगीन टेप की आवश्यकता होगी? चूंकि देवोजीत वर्गाकार फोटो फ्रेम के चारों ओर रंगीन टेप लगाना चाहता है, इसलिए उसे वर्गाकार फोटो फ्रेम के परिमाप को ज्ञात करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक टेप की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बराबर 1 मीटर जमा 1 मीटर जमा 1 मीटर जमा 1 मीटर बराबर 4 मीटर। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए प्रत्येक भुजा की लंबाई को जोड़ने के स्थान पर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर सकते हैं। अतः आवश्यक टेप की लंबाई बराबर 4 गुणा 1 मीटर बराबर 4 मीटर। इस उदाहरण से हम समझते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा एक भुजा की लंबाई। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा की लंबाई का चौगुना यानी क्वाड्रुपल है। पृष्ठ 131 त्रिभुज का परिमाप। एक त्रिभुज पर विचार कीजिए जिसकी 3 भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। दाहिनी ओर एक आकृति के रूप में यह त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप बराबर 4 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 7 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। उदाहरण: अक्षी 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मेजपोश यानी टेबल कवर के चारों ओर एक फीता यानी लेस लगाना चाहती है। अक्षी को कितने लंबे फीते की आवश्यकता है? हल: आयताकार मेजपोश की लंबाई बराबर 3 मीटर,
आयताकार मेजपोश की चौड़ाई बराबर 2 मीटर। अक्षी मेजपोश के चारों ओर फीता लगाना चाहती है, इसलिए आवश्यक फीते की लंबाई आयताकार मेजपोश के परिमाप के बराबर होगी। अब आयताकार मेजपोश का परिमाप बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 2 गुणा कोष्ठकों में 3 मीटर जमा 2 मीटर बराबर 2 गुणा 5 मीटर यानी 10 मीटर। अतः आवश्यक फीते की लंबाई 10 मीटर है। उदाहरण, उषा 75 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हल, वर्गाकार पार्क का परिमाप बराबर 4 गुणा 1 भुजा की लंबाई बराबर 4 गुणा 75 मीटर बराबर 300 मीटर। उषा द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 300 मीटर, इसलिए उषा द्वारा 3 चक्करों में तय की गई कुल दूरी बराबर 3 गुणा 300 मीटर बराबर 900 मीटर। एक चित्र के रूप में यह वर्गाकार पार्क पृष्ठ के नीचे दिया गया है, जिसमें उषा पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृष्ठ 132। आइए पता लगाएं। 1. लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। ए, आयत का परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर रिक्त स्थान। बी, वर्ग का परिमाप बराबर एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर बराबर रिक्त स्थान। सी, आयत का परिमाप बराबर लंबाई 12 मीटर बराबर चौड़ाई 3 मीटर बराबर रिक्त स्थान। 2. तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? 3. यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4. एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, पार्क के चारों ओर 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। 5. एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है? ए, एक वर्ग। बी, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों। और सी, एक समषटभुज यानी 6 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों। 6. एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 230 मीटर तथा 160 मीटर है। वो भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, जैसा कि यहाँ चित्र में बताया गया है। किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। चित्र में किसान अपने आयताकार भूखंड के साथ खड़ा है और रस्सी की बाड़ बनाने की लंबाई पर विचार कर रहा है। पृष्ठ 133। माथापच्ची, अक्षी और तोशी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ते हुए 5 चक्कर लगाती है। तोशी भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। अब वे आश्चर्य कर रही हैं कि कौन अधिक दौड़ी। अब आप ये ज्ञात कीजिए कि किसने अधिक दूरी तय की। चित्र में आयताकार पथ में ये पता लग रहा है कि बाहरी पथ की लंबाई है 70 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, जबकि भीतरी पथ की लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 30 मीटर। अक्षी और तोशी अपने अपने पथ के चारों ओर दौड़ रही हैं। तोशी का प्रारंभिक बिंदु और अक्षी का प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हैं। प्रत्येक पथ एक आयत है। अक्षी के पथ की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इस पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने पर 220 मीटर की दूरी तय होगी, अर्थात 2 गुणा कोष्ठकों में 70 जमा 40 मीटर बराबर 220 मीटर।
ये अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। आइए पता लगाएं। 1. अक्षी द्वारा 5 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 2. तोशी द्वारा 7 चक्करों में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षी और तोशी में से किसने अधिक दूरी तय की? 3. सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। ए. अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर ए चिन्हित कीजिए। बी. 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर बी चिन्हित कीजिए। सी. अब अक्षी 1000 मीटर दौड़ चुकी है। अब बताइए उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे लगाए। उसकी इस स्थिति के बिंदु पर सी चिन्हित कीजिए। डी. 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोशी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर एक्स चिन्हित कीजिए। पृष्ठ 134। ई. 500 मीटर दौड़ने के पश्चात तोशी जहां पहुंचेगी उस बिंदु पर वाई चिन्हित कीजिए। एफ. अब तोशी 1000 मीटर दौड़ चुकी है। उसने अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए। उसकी स्थिति के बिंदु पर जेड चिन्हित कीजिए। गहन सोच। सामान्यतः दौड़ में सभी धावकों के लिए एक समान अंतिम रेखा होती है। यहाँ 2 वर्गाकार दौड़ पथ हैं जिसमें भीतरी पथ की प्रत्येक भुजा 100 मीटर है तथा बाहरी पथ की प्रत्येक भुजा 150 मीटर है। दोनों धावकों के लिए समापन रेखा को चित्र में झंडों द्वारा बताया गया है जो पथों की भुजाओं में से एक भुजा के मध्य में है। दाहिनी ओर के चित्र में ये सब बताया गया है। यदि कुल दौड़ 350 मीटर की है तो हमें ये पता लगाना होगा कि इन 2 पथों पर दोनों धावकों की प्रारंभिक स्थिति कहाँ होनी चाहिए ताकि 350 मीटर दौड़ने के पश्चात दोनों की समापन रेखा एक समान हो। भीतरी पथ पर धावक के प्रारंभिक या शुरुआती बिंदु को ए के रूप में और बाहरी पथ पर धावक के शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु को बी के रूप में चिन्हित कीजिए। चित्र में उभयनिष्ठ समापन रेखा भी बताई गई है। आकलन और सत्यापन करना। एक कागज या अखबार का टुकड़ा लीजिए। इस टुकड़े को अलग अलग तरीकों से काटकर कुछ यादृच्छिक आकार बनाइए। प्रत्येक आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई का अनुमान लगाइए। अब पैमाना यानी स्केल अथवा मापन फीता यानी मेजरिंग टेप से प्रत्येक आकृति के परिमाप को मापिए और सत्यापन कीजिए। दाहिनी ओर चित्र में एक छात्रा यही करने का प्रयास कर रही है। अक्षी का कहना है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई है। तोशी का मानना है कि ये 9 इकाई नहीं हो सकती और परिमाप 9 इकाई से अधिक होगा। आप क्या सोचते हैं? यहाँ चित्र में अक्षी और तोशी अपनी अपनी बात कह रही हैं। अक्षी का कहना है परिमाप 9 इकाई है। तोशी का कहना है नहीं, 9 इकाई से अधिक है और बीच में एक ग्रिड पर वो त्रिभुज दिया गया है। पृष्ठ 135। इस आकृति में 2 अलग अलग इकाई की रेखाएं हैं। लाल रेखा और नीली रेखा की लंबाई मापिए। क्या वे समान हैं? हम लाल रेखाओं को सीधी रेखाएं और नीली रेखाओं को विकर्ण रेखाएं कहेंगे। अतः इस त्रिभुज का परिमाप 6 सीधी इकाई जमा 3 विकर्ण इकाई है। इसे हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं 6s जमा 3d इकाइयां। यहां दी गई आकृतियों का परिमाप सीधी और विकर्ण रेखा इकाइयों का उपयोग करके निकालें। आपके सामने एक ग्रिड पर कुछ आकृतियां दी गई हैं जिनमें सीधी और विकर्ण रेखाएं हैं। समबहुभुज का परिमाप। वर्ग की तरह बंद आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों समबहुभुज कहलाते हैं। हमने अध्याय 1 में आकृति अनुक्रम 1 समबहुभुज का अध्ययन किया था। समबहुभुजों के उदाहरण हैं समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं और समपंचभुज
जिसकी पांचों भुजाएं और पांचों कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। इस अवधारणा का उपयोग करके हम एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर AB जमा BC जमा CA बराबर AB जमा BC जमा AC बराबर AB जमा AB जमा AB बराबर एक भुजा की लंबाई का 3 गुना। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा एक भुजा की लंबाई। दाहिनी ओर एक चित्र के रूप में त्रिभुज ABC दिया गया है। पृष्ठ 136। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के बीच क्या समानता है? अपने आसपास विभिन्न वस्तुएं खोजिए जो कि सम आकृतियां हों और उनका परिमाप ज्ञात कीजिए। साथ ही अन्य समबाहुभुजों के परिमाप के लिए अपनी समझ को व्यापक यानी जनरलाइज्ड रूप दीजिए। अध्यापक टिप्पणी। समबाहुभुजों के विषय में अधिक बातचीत कीजिए तथा विद्यार्थियों को समबाहुभुज के परिमाप के लिए एक सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला बनाने हेतु प्रोत्साहित कीजिए। विभाजित कीजिए और फिर से जोड़िए। एक आयताकार कागज की पर्ची जिसकी विमाएं यानी भुजाएं 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर हैं को 2 बराबर टुकड़ों में काटा गया है जैसा कि चित्र में बताया गया है। इन दोनों टुकड़ों को विभिन्न तरीकों से जोड़ा जाता है। ये भी चित्र में बताया गया है। A, यहाँ आयताकार कागज की पर्ची को 2 बराबर टुकड़ों में काटकर बताया गया है। उदाहरण के लिए व्यवस्था A का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यहाँ दी गई अन्य सभी व्यवस्थाओं की सीमा की लंबाई अर्थात परिमाप ज्ञात कीजिए। B, C, D 3 आकृतियां दी गई हैं। उपर्युक्त चित्रित दोनों टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आकृति बनाइए जिसका परिमाप 22 सेंटीमीटर हो। पृष्ठ 137। 6.2 क्षेत्रफल। पिछली कक्षाओं में हमने बंद, नियमित एवं अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफलों का अध्ययन किया है। आइए इनके बारे में कुछ मुख्य बातें दोहराएं। किसी बंद आकृति से घिरे क्षेत्र का माप की मात्रा उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या आपको याद है कि पिछली कक्षाओं में हमने आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों के सूत्र वर्गाकार खानों वाले कागज यानी ग्रिड पेपर की सहायता से ज्ञात किए थे? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर रिक्त स्थान, आयत का क्षेत्रफल बराबर रिक्त स्थान। अध्यापक टिप्पणी। वर्गाकार खानों वाले कागज यानी ग्रिड पेपर की सहायता से एक आयत और एक वर्ग के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने में विद्यार्थियों की सहायता कीजिए। विद्यार्थियों को वर्गाकार ग्रिड पेपर दीजिए और उन्हें सूत्र तक पहुंचने दीजिए। आइए इन अवधारणाओं से जुड़ी वास्तविक जीवन की कुछ समस्याओं पर ध्यान दें। उदाहरण, एक फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर भुजा की वर्गाकार कालीन फर्श पर बिछा दी जाती है। कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। फर्श की लंबाई बराबर 5 मीटर, फर्श की चौड़ाई बराबर 4 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 5 मीटर गुणा 4 मीटर बराबर 20 वर्ग मीटर। वर्गाकार कालीन की लंबाई बराबर 3 मीटर। कालीन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा लंबाई बराबर 3 मीटर गुणा 3 मीटर बराबर 9 वर्ग मीटर। अतः कालीन बिछे हुए फर्श का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है। इसलिए फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर कालीन नहीं बिछा है वो है फर्श का क्षेत्रफल घटा कालीन बिछे फर्श का क्षेत्रफल बराबर 20 वर्ग मीटर घटा 9 वर्ग मीटर बराबर 11 वर्ग मीटर। उदाहरण, 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े भूखंड के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा की 4 फूलों की वर्गाकार क्यारियां बनी हैं।
क्यारियों को छोड़कर शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 138। हल। भूखंड की लंबाई L बराबर 12 मीटर, भूखंड की चौड़ाई W बराबर 10 मीटर, संपूर्ण भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई L गुणा चौड़ाई W बराबर 12 मीटर गुणा 10 मीटर बराबर 120 वर्ग मीटर। चारों फूलों की क्यारियों में प्रत्येक क्यारी की भुजा की लंबाई S बराबर 4 मीटर। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बराबर भुजा S गुणा भुजा S बराबर 4 मीटर गुणा 4 मीटर बराबर 16 वर्ग मीटर। अतः 4 फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा 16 वर्ग मीटर बराबर 64 वर्ग मीटर। अतः शेष भूखंड का क्षेत्रफल है संपूर्ण भूखंड का क्षेत्रफल घटा 4 फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 120 वर्ग मीटर घटा 64 वर्ग मीटर बराबर 56 वर्ग मीटर। आइए पता लगाएं। 1. 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। इस बाग की चौड़ाई क्या है? 2. 8 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 500 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े आयताकार भूखंड पर टाइल लगाने की लागत क्या होगी? 3. एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी है। यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जगह चाहिए तो इस वाटिका में अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? 4. यहाँ दी गई आकृतियों को आयताकार भागों में बांटकर उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी माप मीटर में दिए गए हैं। A और B 2 अलग अलग आकृतियां यहाँ दी गई हैं। पृष्ठ 139। आइए पता लगाएं। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम के टुकड़े काटिए। यहां उसका एक चित्र दिया गया है। 10 ग्राम के इस टुकड़े के चित्र में अलग अलग आकृतियों के रूप में A, B, C, D, E, F और G आकृतियां दी गई हैं। 1. खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है। 2. आकार D आकार C की तुलना में कितने गुना बड़ा है? C, D और E में क्या संबंध है? 3. किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार D या आकार F? अपने उत्तर का कारण बताइए। 4. किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार F या G का? अपने उत्तर का कारण बताइए। 5. आकार G की तुलना में आकार A का क्षेत्रफल कितना है? क्या ये 2 गुना बड़ा है? क्या ये 4 गुना बड़ा है? संकेत: 10 ग्राम के टुकड़ों को काटने के पश्चात एक टुकड़े को दूसरे के ऊपर रखकर हमें ज्ञात होता है कि टुकड़े A और B का क्षेत्रफल एक समान है। टुकड़े C और E का क्षेत्रफल एक समान है। आप इन टुकड़ों से देख सकते हैं कि C और E टुकड़े D को पूरा ढक लेते हैं। इसका अर्थ है कि D का क्षेत्रफल C या E से 2 गुना है। 6. क्या अब आप 7 टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को C आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं? 7. इन 7 टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइए। अब इस आयत का क्षेत्रफल आकार C के क्षेत्रफल के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। 8. क्या इन 7 टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न हैं या समान हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। पृष्ठ 140। यहां दी गई आकृतियों पर ध्यान दीजिए और अनुमान लगाइए कि इनमें से किसका क्षेत्रफल बड़ा है। आकृति A और B यहां दी गई हैं। हम वर्गांकित कागज यानी स्क्वायर्ड पेपर या ग्राफ पेपर, जिसके प्रत्येक वर्ग का माप 1 इकाई गुणा 1 इकाई या 1 वर्ग इकाई है, का प्रयोग करके किसी भी सरल बंद आकृति के क्षेत्रफल का आकलन कर सकते हैं।
क्षेत्रफल का आकलन करने के लिए हम आकार को एक पारदर्शी कागज पर ट्रेस करेंगे और इस कागज को वर्गांकित कागज या ग्राफ पेपर पर रखेंगे। इसके पश्चात इन नियमों का पालन कीजिए। एक वर्गांकित कागज या ग्राफ पेपर के एक पूरे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई लिया जाता है। 2 आधे वर्ग से कम क्षेत्रफल को अनदेखा कीजिए। 3 यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग किसी क्षेत्र में है तो उसे 1 वर्ग इकाई गिनिए। 4 यदि वर्ग का ठीक आधा भाग गिना जाए तो उसका क्षेत्रफल आधा वर्ग इकाई लीजिए। इन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ चित्र में एक आयताकार ग्रिड पर 4 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं। पृष्ठ 141। आइए खोजें। सामान्यतः हम क्षेत्रफल को वर्गों से क्यों मापते हैं? पृष्ठ के दाहिनी ओर एक छात्रा का चित्र दिया गया है जो एक प्रश्न पूछ रही है। क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए वर्गों के स्थान पर हम वृत्तों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? एक ग्राफ शीट पर 3 लंबाई के व्यास यानी चौड़ाई वाला एक वृत्त बनाइए। वर्गों को गिनकर उनका प्रयोग वृत्तीय क्षेत्र यानी सर्कुलर रीजन के क्षेत्रफल के आकलन में कीजिए। यहाँ पृष्ठ के दाहिनी ओर एक आकृति दी गई है। इसमें 2 अलग अलग आयताकारों में कई वृत्त दिए गए हैं। दी गई आकृति में साफ है कि वृत्तों को हम उनके बीच बिना जगह छोड़े पैक नहीं कर सकते हैं। अतः इकाई के रूप में वृत्तों का प्रयोग करके किसी क्षेत्रफल को बिल्कुल सही मापना कठिन होगा। यहाँ आकृति में 2 समान आयतों को 2 अलग अलग तरीकों से वृत्तों द्वारा बंद किया गया है। पहले आयत में 42 वृत्त हैं और दूसरे में 44 वृत्त हैं। विभिन्न आकारों त्रिभुज एवं आयत का प्रयोग करके किसी दिए गए स्थान को बिना आच्छादन या जगह छोड़े भरने का प्रयास कीजिए और ये पता लगाइए कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसी और आकृति की अपेक्षा एक वर्गाकार आकृति का प्रयोग करने पर क्या लाभ होते हैं। उन बिंदुओं को लिखिए जो ये दर्शाते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग ही सबसे सही आकार है। 1 गलियारे के बाहरी फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। 2 आपके विद्यालय के खेल के मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। आइए खोजें। एक वर्गाकार ग्रिड पेपर 1 वर्ग बराबर 1 वर्ग इकाई पर जितने संभव हों उतने आयत बनाइए जिनकी भुजाएं पूर्ण संख्याएं हों तथा जिनका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो। ए किस आयत का परिमाप सबसे अधिक है? बी किस आयत का परिमाप सबसे कम है? पृष्ठ 142। सी यदि आप 32 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का आयत लेते तो आपका उत्तर क्या होता? किसी भी क्षेत्रफल पर ध्यान देते हुए अधिकतम और न्यूनतम परिमाप वाले आयत के आकार की पहचान बताना संभव है? अपने उत्तर के लिए उदाहरण और कारण दीजिए। 6.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। कागज के एक टुकड़े पर आयत खींचिए और इसका एक विकर्ण बनाइए। उस आयत को विकर्ण से काटते हुए 2 त्रिभुज प्राप्त कीजिए। जांच कीजिए क्या दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह आच्छादित यानी ओवरलैप करते हैं। क्या उनका क्षेत्रफल एक समान है? इसके साथ ही इस प्रक्रिया का प्रयोग करके आप एक वर्ग की भी जांच कर सकते हैं। क्या आप इस प्रक्रिया से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ लिखिए। रिक्त स्थान दिया गया है। अब यहाँ दी गई आकृतियों पर ध्यान दीजिए। क्या नीले आयत का क्षेत्रफल पीले त्रिभुज के क्षेत्रफल से बड़ा है या छोटा है या बराबर है? क्यों? यहाँ एक नीला आयत और एक पीला त्रिभुज दिया गया है।
क्या तुम नीले आयत एवं पीले त्रिभुज के मध्य और इनके क्षेत्रफल में कुछ संबंध बता सकते हो? यहां संबंध लिखिए। रिक्त स्थान दिया गया है। अध्यापक टिप्पणी। विद्यार्थियों को उनके निष्कर्षों को जोड़ने और जिन संबंधों का अवलोकन उन्होंने किया है उन्हें अपने शब्दों में लिखने में सहायता कीजिए। इससे वे एक साधारण कथन तक पहुंच जाएंगे। एक विकर्ण की परिभाषा को कक्षा में स्मरण करवाइए। पृष्ठ 143। दिए गए अभ्यासों का अवलोकन करने पर प्राप्त निष्कर्षों एवं संबंधों की जांच के लिए ग्रिड पेपर पर कुछ उपयुक्त त्रिभुज बनाइए। पिछली कक्षाओं की अपनी समझ का प्रयोग कर ग्रिड पेपर द्वारा किसी भी बंद आकृति के क्षेत्रफल की गणना कीजिए और 1. नीले त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान। 2. लाल त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थान। पृष्ठ के दाहिनी ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें ग्रिड पेपर पर दो अलग अलग त्रिभुज हैं, नीला त्रिभुज BAD और लाल त्रिभुज ABE। यहाँ एक छात्रा का चित्र दिया गया है जो बताती है कि लाल और नीले दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, लेकिन देखने पर दोनों पूरी तरह भिन्न लगते हैं। आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर रिक्त स्थान। अतः त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल आयत ABD के क्षेत्रफल का आधा है। दो छात्राओं की आपस में बातचीत एक चित्र में बताई गई है। पहली छात्रा, त्रिभुज ABE के विषय में क्या कहेंगे? दूसरी छात्रा, दो विभिन्न आयतों के दो आधे आधे हिस्से हैं। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर आयत AFED के क्षेत्रफल का आधा। पृष्ठ 144। इसी प्रकार त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल बराबर आयत BFEC के क्षेत्रफल का आधा। अतः त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर आयत AFED के क्षेत्रफल का आधा जमा आयत BFEC के क्षेत्रफल का आधा बराबर आयत AFED और आयत BFEC के क्षेत्रफलों के योग का आधा बराबर आयत ABCD के क्षेत्रफल का आधा। निष्कर्ष। रिक्त स्थान। आइए पता लगाएं। 1. यहां दी गई आकृतियों को आयत और त्रिभुजों में विभाजित करके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ पर एक ग्रिड पेपर पर 5 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं, A, B, C, D और E। पृष्ठ 145। अधिक या कम बनाना। यहां दो आकृतियों का अवलोकन कीजिए। क्या इनमें कोई समानता या भिन्नता है? दो अलग अलग आकृतियां यहां दी गई हैं। 9 इकाई वर्गों यानी 9 वर्ग इकाई के क्षेत्रफल का प्रयोग करके हमने दो भिन्न परिमापों की आकृतियां बनाई हैं। यहाँ पहली आकृति का परिमाप 12 इकाई है और दूसरी का परिमाप 20 इकाई है। अन्य परिमाप प्राप्त करने के लिए 9 वर्ग इकाइयों वाली आकृतियां व्यवस्थित करें या बनाएं। ये ध्यान रखिए कि वर्गों की भुजाएं एक दूसरे के साथ कम से कम एक दिशा पर पूरी तरह से संरेखित हों और सभी वर्गों को मिलाकर एक जुड़ी हुई आकृति बने। 9 इकाई वर्ग का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों को हल कीजिए। 1. सबसे छोटा संभव परिमाप क्या होगा? 2. सबसे बड़ा संभव परिमाप क्या होगा? 3. 18 इकाई परिमाप वाली एक आकृति बनाइए। 4. क्या आप उपरोक्त 3 परिमापों में से प्रत्येक के लिए अन्य आकार की आकृति बना सकते हैं या क्या उस परिमाप से केवल एक ही आकृति बन सकती है? आपका तर्क क्या होगा? आइए कुछ पेचीदा करते हैं।
यहाँ पृष्ठ के नीचे दाहिनी ओर एक आकृति दी गई है जिसका परिमाप 24 इकाई है। आकृति के पूरे परिमाप की पुनः गणना किए बिना अवलोकन कीजिए, विचार कीजिए और ज्ञात कीजिए कि यदि एक नया वर्ग आकृति में चित्रानुसार जोड़ दिया जाए तो परिमाप में क्या परिवर्तन होगा। पृष्ठ 146। नए वर्ग को भिन्न भिन्न स्थानों पर रखिए और सोचिए कि परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्या आप इस वर्ग को इस प्रकार रख सकते हैं कि परिमाप में ए वृद्धि हो, बी कमी हो, सी समान रहे। यहां दी गई आकृति में चरण के घर का नक्शा बताया गया है। ये एक आयताकार भूखंड यानी प्लॉट है। इस नक्शे पर ध्यान दीजिए। आपने क्या अवलोकन किया? यहां पृष्ठ पर एक आयताकार रूप में चरण के घर का नक्शा दिया गया है। सभी कमरों की लंबाई और चौड़ाई भी दी गई है। कुछ कमरों की लंबाई और चौड़ाई फीट में दी गई है। कुछ माप दिए गए हैं। ए, लुप्त माप की इकाई ज्ञात कीजिए। बी, उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ 147। अब शरण के घर की लुप्त माप की इकाइयां और घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नक्शा चित्र यहां दिया गया है। कुछ माप दिए गए हैं। ए, लुप्त माप ज्ञात कीजिए। बी, उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शरण के घर में सभी कक्षों की विमाएं क्या होंगी? शरण और चरण के घरों के क्षेत्रफलों और परिमापों की तुलना कीजिए। यहाँ पृष्ठ पर एक आकृति में शरण के घर का नक्शा दिया गया है। इस आयताकार आकृति में कुछ कमरों जैसे मास्टर बेडरूम, रसोई घर, स्टोर रूम आदि के क्षेत्रफल दिए गए हैं। पृष्ठ 148। क्षेत्रफल पहेलियां। प्रत्येक हर आकृति में लुप्त एक भुजा की लंबाई या एक क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ए और बी दो अलग अलग आकृतियां दी गई हैं जिनमें कुछ क्षेत्रफल भी दिए गए हैं। यहाँ ए, बी, सी, डी 4 अलग अलग आकृतियां दी गई हैं जिनमें कुछ क्षेत्रों के क्षेत्रफल भी दिए गए हैं। पृष्ठ 149। आइए पता लगाएं। एक आयत की विमाएं बताइए जिसका क्षेत्रफल उन दो आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा जिनकी विमाएं 5 मीटर गुणा 10 मीटर और 2 मीटर गुणा 7 मीटर हैं। 2. 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर है। पार्क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 3. एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। 4. 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक पार्क के चारों कोनों को खोदकर फूलों की क्यारियां बनाई गई हैं जिनकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1 मीटर है। एक लॉन बनाने के लिए अब कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है? 5. आकृति ए और आकृति बी के परिमाप का क्षेत्रफल क्रमशः 18 वर्ग इकाई और 20 वर्ग इकाई है। आकृति ए का परिमाप आकृति बी से बड़ा है। दी गई स्थिति को पूरा करती हुई दो आकृतियां बनाएं। 6. अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ पर एक आयताकार हाशिया यानी बॉर्डर बनाएं जो ऊपर और नीचे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और बाईं व दाईं ओर से 1.5 सेंटीमीटर दूरी पर हो। हाशिए का परिमाप क्या होगा? 7. 12 इकाई गुणा 8 इकाई आकार का एक आयत बनाइए। इसके अंदर एक अन्य आयत बनाइए जो बाह्य आयत को स्पर्श न करता हो और केवल आधा क्षेत्रफल घेरता हो। 8. एक वर्गाकार कागज को आधा मोड़ा गया, फिर मोड़ से वर्ग को 2 आयतों में काटा गया। वर्ग के आकार को न देखते हुए इनमें से एक कथन हमेशा सत्य होगा।
यहाँ कौन सा कथन सत्य है? ए, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। बी, वर्ग का परिमाप दोनों आयतों के परिमापों के योग से बड़ा होगा। सी, दोनों आयतों के परिमाप को साथ जोड़ने पर वो हमेशा वर्ग के परिमाप के 1.5 गुने के बराबर होगा। डी, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा दोनों आयतों के क्षेत्रफलों को साथ जोड़ने पर प्राप्त क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा होगा। पृष्ठ 150। सारांश। एक बहुभुज का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग के बराबर होता है। ए, एक आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है। बी, एक वर्ग का परिमाप उसकी किसी एक भुजा की लंबाई का 4 गुना होता है। किसी बंद आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्र के माप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। सामान्यतः क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापा जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल इसकी किसी एक भुजा की लंबाई को इसी से गुणा करके प्राप्त होता है। दो बंद आकृतियां समान क्षेत्रफल वाली किंतु भिन्न परिमापों की या समान परिमाप की किंतु भिन्न क्षेत्रफलों वाली हो सकती हैं। क्षेत्रों के क्षेत्रफल का आकलन निश्चित तौर पर निर्धारण किया जा सकता है यदि ऐसे क्षेत्रों को इकाई वर्गों में या और अधिक सामान्य आकार वाले आयतों और त्रिभुजों में तोड़ा जाए जिनके क्षेत्रफल की गणना की जा सके। अध्याय 6 यहाँ समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर गौरव मारवाहा, ध्वनियांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग अमरजीत सरकार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।